कहते हैं कुछ रास्ते हमें हमारी मंजिलों तक नहीं बल्कि हमारी मौत तक ले जाते हैं, लेकिन इंसान अपनी किस्मत से बेखबर अक्सर उन्हीं रास्तों को चुनता है जिन पर चलना मना होता है। अमावस की वो काली रात थी। आसमान में न चाँद था न तारे, चारों तरफ सिर्फ घना जानलेवा अंधेरा फैला हुआ था। उस अंधेरे को चीरती हुई एक जीप पूरी रफ्तार से रतनपुर के बीहड़ जंगलों के बीच से गुजर रही थी। जीप की हेडलाइट्स की रोशनी अंधेरे से लड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन जंगल इतना घना था कि रोशनी भी कुछ दूर जाकर दम तोड़ रही थी। पुराने विशालकाय पेड़ों की टहनियां सड़क के ऊपर एक सुरंग की तरह झुकी हुई थीं, जैसे वो किसी को जंगल के अंदर जाने से रोक रही हों या शायद बाहर जाने से। जीप के स्टीयरिंग पर हाथ थे 22 साल के अभिराज के। उसके चेहरे पर सफर की थकान थी, लेकिन आंखों में एक सुकून भी था। शहर के शोर शराबे और ट्रैफिक से दूर वो अपने दादाजी के पुराने गांव रतनपुर आ रहा था। उसे लगा था कि यहां उसे शांति मिलेगी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो शांति नहीं बल्कि सदियों पुराने एक ऐसे शराब को जगाने आ रहा है जो सिर्फ उसका इंतजार कर रहा था। जीप के अंदर हल्का संगीत बज रहा था, लेकिन बाहर का सन्नाटा इतना गहरा था कि वो संगीत भी डरावना लग रहा था। अचानक जंगल के बीचों बीच जीप का इंजन खांसने लगा। एक अजीब सी घरघराहट हुई। हेडलाइट्स फड़फड़ाने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें फूंक मारकर बुझाने की कोशिश कर रही हो। रोशनी का वो कांपना अभिराज के दिल की धड़कनों से मेल खा रहा था। उसने जल्दी से गियर बदला, एक्सीलेटर दबाया, लेकिन गाड़ी ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। एक जोरदार झटके के साथ इंजन बंद हो गया और फिर संगीत भी बंद हो गया। अब वहां सिर्फ दो चीजें थीं, हेडलाइट्स की मध्यम होती पीली रोशनी और जंगल का बेहिसाब सन्नाटा। अभिराज ने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा। अरे यार, इसे भी अभी खराब होना था। शिट, अभी तो सर्विस कराई थी। उसने चाबी घुमाई। इंजन ने खीं खीं की एक थकी हुई आवाज की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। 2 बार 3 बार उसने पूरी जान लगा दी, लेकिन नतीजा वही रहा। अभिराज ने गहरी सांस ली, माथे का पसीना पोंछा और डैशबोर्ड से अपना मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर लिखा था नो सर्विस। कमाल है, वो बुदबुदाया। मैप में तो गांव पास ही दिखा रहा था, लेकिन यहां तो नेटवर्क का एक डंडा भी नहीं है। किस मनहूस घड़ी में घर से निकला था मैं। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। जैसे ही उसके जूते सड़क पर बिखरी सूखी पत्तियों पर पड़े, कड़ कड़ की एक तेज आवाज गूंज उठी, जो उस खामोशी में किसी धमाके जैसी लगी। बाहर का मौसम अजीब था। शहर में गर्मी थी, लेकिन यहां जंगल के बीच हड्डियों को जमा देने वाली ठंड थी। हवा एकदम रुकी हुई थी, पत्ता तक नहीं हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल अपनी सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। अभिराज ने जैकेट ठीक की और बोनट की तरफ बढ़ा। उसने बोनट उठाया। भाप का एक गुब्बार उसके चेहरे पर लगा। वो इंजन चेक कर ही रहा था कि तभी उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर बाल खड़े हो गए। उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। अंधेरे में झाड़ियों के पीछे से कोई उसे घूर रहा है। एक नहीं, हजारों आंखें उसे देख रही थीं। कौन है? अभिराज ने आवाज लगाई। उसकी आवाज जंगल में गूंजी और टकराकर वापस उसी के पास लौट आई। कोई जवाब नहीं आया, बस दूर कहीं किसी उल्लू के रोने की आवाज सुनाई दी। पागल हो गया है तू अभिराज, उसने खुद को समझाया। शहर की हॉरर मूवीज का असर है और कुछ नहीं। यहाँ कोई नहीं है। वो वापस गाड़ी की तरफ मुड़ने ही वाला था कि तभी एक तेज हवा का झोंका आया। वो हवा साधारण नहीं थी। उसमें गीली मिट्टी की खुशबू के साथ साथ रात की रानी के फूलों की एक बहुत तेज और नशीली महक थी। इतनी तेज कि अभिराज का सिर चकराने लगा और उसी महक के साथ उसके कानों में एक आवाज पड़ी, छन छन छन। वो पायल की आवाज थी, बहुत धीमी, बहुत सुरीली, लेकिन उस मौत जैसे सन्नाटे में इतनी साफ कि अभिराज का खून जम गया। अभिराज वहीं बुत बनकर खड़ा रह गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कौन है वहां? देखो, मजाक मत करो, मैं इन सब चीजों से डरता नहीं हूं। सामने आओ। लेकिन इस बार जवाब आया, शब्दों में नहीं बल्कि हवाओं में। सड़क के दूसरी तरफ झाड़ियां जोर जोर से हिलने लगीं। बादलों के हटते ही चांद की एक धुंधली किरण वहां पड़ी और अभिराज को एक खंडहर दिखाई दिया। काली पहाड़ी का मंदिर। बचपन की यादें उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। दादाजी कहते थे सूरज ढलने के बाद उस मंदिर की परछाई भी बदनसीब होती है। लेकिन अभिराज ने देखा कि उस वीराने में, उस टूटे हुए मंदिर के अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा था। इतनी तेज हवा में भी उसकी लौ एकदम स्थिर थी। डर और जिज्ञासा की जंग में जिज्ञासा जीत गई। अभिराज ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे उस मंदिर की तरफ बढ़ा। सूखे पत्तों पर उसके कदमों की आवाज जंगल की खामोशी को चीर रही थी। जैसे जैसे वो मंदिर के करीब पहुंच रहा था, फूलों की वो नशीली खुशबू और गहरी होती जा रही थी। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो होश में नहीं है, बल्कि किसी सम्मोहन के धागे से खिंचा चला जा रहा है। वो सीढ़ियों के पास पहुंचा ही था कि उसके कदम अपने आप रुक गए। टॉर्च की रोशनी में उसने जो देखा, उससे उसका गला सूख गया। वहां मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी थी,
सुर्ख लाल रंग की साड़ी जिसके किनारे सुनहरे थे, कमर तक खुले हुए घने काले बाल जो हवा में लहरा रहे थे। वो अपनी पीठ करके बैठी थी और अपना सिर घुटनों में छिपाए हुई थी। उसके कंधों के हिलने से पता चल रहा था कि वो रो रही है। अभिराज का दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि भाग जाओ, लेकिन उसके होंठ खुल गए। सुनिए। लड़की के रोने की आवाज तुरंत बंद हो गई। एकदम सन्नाटा छा गया। अभिराज ने एक कदम और बढ़ाया। और माफ कीजिए, मैंने आपको डरा दिया शायद। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आप यहां इतनी रात को अकेले क्या कर रही हैं? यह जगह सुरक्षित नहीं है। लड़की कुछ नहीं बोली। वो पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर बैठी रही। अभिराज ने थोड़ा जोर से कहा, मैम, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। क्या आप बाहर ही हैं? तभी बहुत धीरे से रेशमी कपड़ों की सरसराहट हुई। वो लड़की खड़ी हुई। उसके खड़े होने का तरीका भी बहुत अजीब था, एकदम एक लय में, जैसे पानी बह रहा हो। और फिर वो पलटी। अभिराज के हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई दिया। दूध जैसा सफेद रंग, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लाल होंठ और आंखें। उसकी आंखें इतनी गहरी और काली थीं कि उनमें पूरी दुनिया का अंधेरा समा जाए। वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती में एक खौफ था, एक ऐसा आकर्षण जो जानलेवा था। उसने अभिराज को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी पलकें एक बार भी नहीं झपकीं। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उसने अपने होंठ खोले और उसकी आवाज किसी मधुर संगीत की तरह गूंजी। तुम आ गए अभिराज, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अभिराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? हम कभी मिले नहीं हैं। लड़की ने एक कदम अभिराज की तरफ बढ़ाया। छन छन छन। वो थोड़ा और करीब आई, इतनी करीब कि अभिराज को उसकी सांसों की ठंडक महसूस होने लगी। नाम बताने की जरूरत तो अजनबियों को होती है मेरे प्रिय। हम तो सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। क्या तुम भूल गए? अभिराज का दिल अब पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार था। उसने कांपती आवाज में कहा, देखो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। मैं जा रहा हूं, मुझे जाने दो। वो मुड़ने ही वाला था कि उस लड़की की हंसी ने उसे रोक दिया। वो हंसी पहले मीठी थी, लेकिन अगले ही पल उसमें एक डरावना गूंज आ गया। जंगल के पेड़ भी उस हंसी से कांप उठे। जाने दूं? इतनी मुश्किल से तो तुम मेरे पास आए हो। रतनपुर जाना चाहते हो ना, उस हवेली में। अभिराज की आंखों में अब सिर्फ खौफ था। ये लड़की सब जानती थी। कौन हो तुम? वो चिल्लाया। लड़की की आंखों का रंग बदलने लगा। अब उनमें अंगारे जैसी चमक थी। उसने ठंडी और भारी आवाज में कहा, मैं इस जंगल की रानी हूं अभिराज, यक्षिणी। और तुम मेरे मेहमान हो। याद रखना, इस जंगल में अपनी मर्जी से आना तो आसान है, लेकिन यहां से अपनी मर्जी से वापस जाना नामुमकिन है। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक जंगल का मौसम बदल गया। जो हवा रुकी हुई थी वो अब तूफान बन गई। धूल का एक विशाल गुबार उठा, जिससे अभिराज को कुछ दिखाई देना बंद हो गया। वो चिल्लाया, अरे ये क्या हो रहा है? बंद करो इसे। कुछ पलों तक आंधी चलती रही और फिर उतनी ही अचानक रुक गई। अभिराज खांसते हुए जमीन पर बैठा था। उसने आंखें मली और सामने देखा। मंदिर खाली था, दिया बुझ चुका था। वो लड़की, वो यक्षिणी वहां नहीं थी। क्या वो मेरा वहम था? अभिराज ने हाँफते हुए खुद से पूछा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी जमीन पर मारी। वहां मंदिर की पहली सीढ़ी पर धूल में एक चीज चमक रही थी। अभिराज ने झुककर उसे उठाया। वो एक पुराना चांदी का भारी घुंघरू था, लेकिन उसे छूते ही अभिराज के हाथ गीले हो गए। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा। उस घुंघरू पर ताजा गाढ़ा लाल खून लगा हुआ था। अभिराज की मुट्ठी उस घुंघरू पर कस गई। उसे यकीन हो गया था कि दादाजी की कहानियां सच थीं। उसने अनजाने में किसी ऐसी चीज को छेड़ दिया था जो सदियों से सोई हुई थी। तभी जंगल के सन्नाटे में उसे फिर से वही हंसी सुनाई दी, जो अब हवाओं में घुल चुकी थी। हा हा हा, अभिराज, कहानी अभी बस शुरू हुई थी। जंगल की हवाओं में घुली वो खौफनाक हंसी अभी भी अभिराज के कानों में गूंज रही थी। अभिराज के हाथ में वो चांदी का भारी घुंघरू था, जिस पर ताजा खून लगा हुआ था। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस खून की चिपचिपाहट को महसूस किया, उसे एक झटके के साथ होश आया। डर के मारे उसने तुरंत उस घुंघरू को वहीं झाड़ियों में फेंक दिया और पलटकर अपनी जीप की तरफ दौड़ लगाई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था पसलियां टूट जाएंगी। जंगल का रास्ता जो आते वक्त शांत लग रहा था, अब जानलेवा लग रहा था। पेड़ों की परछाइयां ऐसी लग रही थीं जैसे लंबे लंबे हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे हों। वो भागता हुआ अपनी जीप के पास पहुंचा और दरवाजा खोलकर अंदर कूद गया। उसने जल्दी से दरवाजा लॉक किया, जैसे लोहे और कांच का वो पिंजरा उसे बाहर की उस अदृश्य बला से बचा लेगा। उसने कांपते हाथों से फिर से चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। जीप पूरी तरह मर चुकी थी। अभिराज ने हताशा में अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर दे मारा। अब उसके पास अंधेरे में पैदल चलने के सिवाय कोई चारा नहीं था। मैप के हिसाब से हवेली यहां से ज्यादा दूर नहीं थी, शायद 1 या 1.5 किलोमीटर। उसने एक गहरी सांस ली
डैशबोर्ड से टॉर्च निकाली और जीप से बाहर निकला। उसने जैकेट का कॉलर ऊपर चढ़ाया और सड़क पर आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ सूखे पत्तों की आवाज उसे चौंका देती थी। उसे बार बार लग रहा था कि पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जब भी वो मुड़ता पीछे सिर्फ गहरा अंधेरा और कोहरा होता। करीब 20 मिनट चलने के बाद बिजली की एक जोरदार चमक हुई और उसे सामने एक विशाल लोहे का गेट दिखाई दिया। गेट के ऊपर पत्थर पर, जो अब काई से ढक चुका था, लिखा था रतनपुर हवेली। अभिराज ने राहत की सांस ली। आखिरकार वो पहुंच गया। गेट जंग खाया हुआ था। उसने उसे धक्का दिया तो एक लंबी डरावनी आवाज के साथ गेट खुला। सामने एक लंबा रास्ता था जिसके दोनों तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं और उस रास्ते के अंत में खड़ी थी वो हवेली। हवेली कम, वो किसी पुराने किले जैसी ज्यादा लग रही थी। स्याह काली रात में वो किसी विशाल जानवर की तरह बैठी हुई महसूस हो रही थी। उसकी खिड़कियां काली आंखों की तरह घूर रही थी। सिर्फ नीचे की मंजिल की एक खिड़की में मध्यम सी रोशनी जल रही थी। अभिराज तेज कदमों से मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। वह दरवाजा सागौन की लकड़ी का बना था और उस पर पीतल के शेर बने हुए थे। उसने सांसें दुरुस्त की और दरवाजे पर लगा भारी कुंडा खटखटाया। आवाज हवेली के अंदर गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी। कोई धीरे धीरे पैर घसीटते हुए आ रहा था। दरवाजे की सांकल हटने की आवाज आई और फिर दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। हाथ में एक लालटेन थी जिसकी रोशनी उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें धसी हुई थीं और वो किसी डरे हुए जानवर की तरह कांप रहा था। ये हवेली का पुराना केयरटेकर रामू काका था। अभिराज को देखते ही रामू काका की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक कदम पीछे हट गए। उनकी आवाज कांप रही थी जब उन्होंने पूछा कि कौन है। अभिराज ने अपना परिचय दिया कि वो देवेंद्र सिंह का पोता है और मुंबई से आया है। रामू काका ने लालटेन ऊपर उठाकर गौर से अभिराज का चेहरा देखा। पहचानते ही उनके चेहरे पर राहत नहीं बल्कि और ज्यादा खौफ आ गया। उन्होंने लगभग चीखते हुए कहा कि आज की रात उसे यहां नहीं आना चाहिए था। उन्होंने बताया कि उन्होंने खत लिखा था कि अभी समय सही नहीं है। अभिराज को उनकी बातें अजीब लगीं। उसने बताया कि उसे कोई खत नहीं मिला और बाहर बहुत ठंड है। रामू काका ने घबराकर जंगल की तरफ देखा, जैसे वो देखना चाह रहे हों कि अभिराज के साथ कोई और तो नहीं आया। फिर उन्होंने जल्दी से अभिराज का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचा और धड़ाम से दरवाजा बंद करके एक साथ 3-3 कुंडियां लगा दी। हवेली के अंदर की हवा बाहर से भी ज्यादा ठंडी थी और वहां एक अजीब सी महक थी, सीलन और पुरानी लकड़ी के साथ वहीं रात की रानी के फूलों की हल्की खुशबू। अभिराज ठिठक गया। ये खुशबू तो जंगल में भी थी। जब उसने रामू काका से इस खुशबू के बारे में पूछा तो काका एकदम से रुक गए। लालटेन की रोशनी में उनका चेहरा किसी लाश जैसा पीला पड़ गया था। उन्होंने बहुत धीरे से कहा कि यहां ऐसी कोई खुशबू नहीं है। फिर उनकी आवाज में अचानक सख्ती आ गई और उन्होंने चेतावनी दी कि इस घर में इस खुशबू का नाम दोबारा न लिया जाए, क्योंकि यहां दीवारें भी सुनती हैं। अभिराज को काका का बर्ताव अजीब लग रहा था, लेकिन वो बहस करने की हालत में नहीं था। रामू काका उसे लेकर ऊपर की मंजिल पर गए। हवेली अंदर से बहुत विशाल थी। दीवारों पर पूर्वजों की बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखें हर गुजरने वाले को देखती हुई महसूस होती थीं। गलियारे के अंत में 2 बड़े कमरे थे। रामू काका ने दाईं तरफ वाला कमरा खोला और कहा कि यह अभिराज का कमरा है, लेकिन अभिराज की नजर गलियारे के दूसरे छोर पर बाईं तरफ वाले कमरे पर पड़ी। उस कमरे का दरवाजा बहुत भारी और नक्काशीदार था। उस पर एक बड़ा सा जंग लगा हुआ ताला लटका था और दरवाजे की चौखट पर लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ था। जब अभिराज ने उस बंद कमरे के बारे में पूछा तो काका ने उस तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने नजरें झुकाकर बताया कि वो पश्चिम वाला कमरा है, जो अभिराज के परदादा जी का था और उनके गुजरने के बाद से बंद है। फिर उन्होंने अपनी डरी हुई आंखें ऊपर उठाईं और अभिराज को सख्त हिदायत दी कि वो इस हवेली में कहीं भी जा सकता है, लेकिन उस पश्चिम वाले कमरे के पास कभी न जाए। खासकर रात में तो उधर कान लगाकर सुनने की भी कोशिश न करे। काका खाना लाने के लिए नीचे चले गए और अभिराज कमरे में अकेला रह गया। उसने कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया। जंगल की वो लड़की, वो खूनी पायल, काका का डर, सब उसे एक बुरा सपना लग रहा था। उसने खुद को तसल्ली दी कि वो सुरक्षित है और आंखें बंद कर ली। नींद उसे अपने आगोश में ले ही रही थी कि तभी एक हल्की सी आहट ने उसे जगा दिया। आवाज उसके कमरे के अंदर से नहीं बल्कि बाहर गलियारे से आ रही थी, जैसे कोई नंगे पैर गीले फर्श पर चल रहा हो। अभिराज उठकर बैठ गया। उसकी धड़कनें फिर से तेज हो गईं। काका तो नीचे चले गए थे, फिर ऊपर कौन है? आवाज धीरे धीरे उसके दरवाजे के पास आई और फिर वो आवाज रुकी नहीं। वो उसके दरवाजे से आगे बढ़ गई और गलियारे के दूसरे छोर की तरफ जाने लगी। जिज्ञासावश अभिराज बिस्तर से उतरा। उसने दबे पांव चलकर अपना दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। गलियारा खाली था, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी नजर उस पश्चिम वाले कमरे यानी बंद कमरे के दरवाजे पर पड़ी। वो भारी भरकम ताला जो कुछ देर पहले बंद था, अब अपनी जगह पर नहीं था। ताला जमीन पर पड़ा था
और वो भारी लकड़ी का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से घुप अंधेरा झांक रहा था। अभिराज का गला सूख गया। यह कैसे हो सकता है? काका ने कहा था ये सालों से बंद है। तभी उस खुले हुए दरवाजे के अंधेरे में से पायल की एक खनक सुनाई दी और उसके बाद एक बहुत ही धीमी और जानी पहचानी गुनगुनाहट सुनाई दी। एक औरत की आवाज जो कोई पुरानी धुन गा रही थी। अभिराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही आवाज थी, वही जंगल वाली लड़की। लेकिन वो अंदर कैसे आई और वो उस बंद कमरे में क्या कर रही है? अभिराज के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन एक अदृश्य डोर उसे उस कमरे की तरफ खींच रही थी। उसका दिमाग कह रहा था कि दरवाजा बंद कर और भाग जा, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद उस बंद कमरे की तरफ बढ़ने लगे। वो कमरे की चौखट तक पहुंचा। अंदर से बर्फीली हवा आ रही थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा पूरा खुल गया। सामने का नजारा देखकर अभिराज की चीख उसके गले में ही घुट गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी आराम कुर्सी रखी थी और वो कुर्सी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठा था, लेकिन कुर्सी के पास जमीन पर ताजे रात की रानियों के फूल बिखरे पड़े थे। तभी उसने महसूस किया कि कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। उसकी गर्दन पर गर्म सांसें टकराईं और कान में एक फुसफुसाहट गूंजी। स्वागत नहीं करोगे हमारा? अभिराज,